स्वागत है सभी मित्रों का। दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र पाठ 3 आज 63वां दिन है और आज तीसरी पुस्तक हमारी शुरू होने जा रहा है। पुस्तक का नाम है तांत्रिक संभोग और समाधि। भूमिका से हम शुरू करते हैं। भूमिका। तंत्र जीवन का समग्र स्वीकार। तंत्र अद्वैत दर्शन है। जीवन को उसकी समग्रता में तंत्र स्वीकार करता है, बुरे को भी, अशुभ को भी, अंधकार को भी। इसलिए नहीं कि अंधकार अंधकार है, बल्कि इसलिए कि बुरा बुरा रहे, बल्कि इसलिए भी नहीं कि बुरा बुरा रहे, इसलिए नहीं कि अशुभ अशुभ रहे, बल्कि इसलिए कि अशुभ के भीतर रूपांतरित होकर शुभ होने की संभावना है। अंधकार भी निखर कर प्रकाश हो सकता है और जिसे हम पदार्थ कहते हैं वह भी अपनी गहराइयों में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तंत्र अद्वैत है, उसे एक ही स्वीकृति है। वह जो बुरा है वह भी उस एक का ही स्वरूप है, वह जो अशुभ है वह भी उस एक का ही रूप है। तंत्र ने मन में निंदा किसी की भी नहीं की है। कंडेम कंडेमनेशन है ही नहीं तंत्र में। तंत्र जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करता है। इस बात को पहले समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इस आधार पर तंत्र ने काम ऊर्जा के रूपांतरण के विज्ञान को विकसित किया है। तंत्र की दृष्टि में काम ऊर्जा दिव्य ऊर्जा का पार्थिवीकरण है। तंत्र की दृष्टि में सेक्स तंत्र की दृष्टि में सेक्स एनर्जी, काम ऊर्जा ब्रह्म की ही पहली सीढ़ी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तंत्र तंत्र चाहता है कि व्यक्ति काम में डूबा रहे। इसका इतना ही अर्थ है कि हम जहाँ खड़े रहें, यात्रा वहीं से करनी पड़ेगी। और हम जहाँ खड़े रहें, अगर वह भूमि उस भूमि से नहीं जुड़ी है जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, तो फिर यात्रा का कोई उपाय नहीं। मनुष्य काम में खड़ा है, मनुष्य काम में, काम की भूमि में मौजूद है। यहाँ हम अपने को प्रकृति की तरफ से पाते हैं। वह बिंदु काम का, सेक्स का बिंदु है। प्रकृति हमें वहीं खड़ा किए हुए है। कोई भी यात्रा इस बिंदु से ही होगी। अब इस बिंदु से हम दो तरह की यात्रा कर सकते हैं। इन मित्र का चालू है, एक सेकंड। हाँ, धन्यवाद। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, एक मिनट। ये भूमिका पुस्तक नंबर पार्ट नंबर 3 की है ना, आप जो पढ़ रहे हैं अभी? जी जी प्रभु जी। 3 की है ना? जी 3 की भूमिका है। चलो, मेरे पास तो 3 का जो पुस्तक अभी है वो तो तंत्र भूमिका का जगत है, ऐसे कोई बात नहीं है, हो सकता है आपका प्रिंटिंग कुछ अच्छा। अलग आया हो। हाँ, हाँ, ये ये आपके पुरानी है, पास इस ये वजह बुक, से होगा। ये बुक है आपकी? नहीं, आपकी ये बुक नहीं है अलग मेरे पास। होगी। तंत्र सूत्र अलग है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ कोई बात हाँ, नहीं। ठीक हाँ, वो हो सकता है। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं स्वामी। धन्यवाद। है जी। अब जहां हम हैं, इस बिंदु से हम दो तरफ की यात्रा कर सकते हैं। एक जो साधारणतः लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते, वह यह कि हम अपनी स्थिति से लड़ना शुरू कर दें। हम जहां खड़े हैं उस भूमि के दुश्मन हो जाएं, अर्थात हम अपने ही दुश्मन हो जाएं और अपने को ही दो हिस्से में खंडित कर लें। एक वह हिस्सा जिसकी हम निंदा करते हैं, जो हम हैं, और एक वह हिस्सा जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जो हम अभी नहीं हैं और जो हम होना चाहते हैं। हम अपने को
दो हिस्सों में तोड़ लें, जो है और जो होना चाहिए। और जब भी कोई व्यक्ति अपने को ऐसे दो खंडों में तोड़ता है, तो पहली बात तो यह समझ लेनी चाहिए कि जिसे वह इनकार कर रहा है वही वह है, और जिसे वह स्वीकार कर रहा है वही वह नहीं है। उसका सारा जीवन अब एक बहुत बेहुदे एब्सर्ड संघर्ष में उतर जाएगा। जो वह नहीं है समझना चाहेगा कि मैं हूं, और जो वह है उसे इनकार करना चाहेगा कि वह मैं नहीं हूं। ऐसे व्यक्ति केवल विकसित हो सकते हैं। तंत्र की दृष्टि में यह एक अंतर कलह है। तंत्र कहता है, ठहर जाओ, गवाह बन जाओ, साक्षी बन जाओ, देखो, निर्णय मत लो, व्याख्या मत करो, पक्ष विपक्ष मत सुनो, प्रशंसा नहीं, निंदा नहीं, खड़े रह जाओ, बस एक बार देख लो, स्टैंड स्टिल। और जैसे ही कोई एक क्षण को खड़ा हो गया, तत्काल एक क्षण को लगता है कि ठहर गई, क्योंकि बाहर जाना तत्काल बंद हो जाता है। और दूसरे क्षण पता चलता है कि धारा भीतर की ओर बहना शुरू हो गई। बाहर की तरफ बहना नीचे की तरफ बहना है, भीतर की तरफ बहना ऊपर की तरफ बहना है। भीतर और ऊपर पर्यायवाची है। इस अंतर यात्रा में बाहर और नीचे पर्यायवाची है इस साधना में। और जैसे ही ऊर्जा भीतर की तरफ बहती है, तो अंतर मैथुन शुरू हो जाता है। वह तंत्र की अपनी अद्भुत कला की बात है। अंतर मैथुन एक संभोग है जो व्यक्ति दूसरे से करता है, एक रति है, एक संबंध है जो व्यक्ति अपने विरोधी से, अपोजिट सेक्स से निर्मित करता है, पुरुष स्त्री से या स्त्री पुरुष से। लेकिन जब भीतर की तरफ यात्रा शुरू होती है, तो अपने ही भीतरी केंद्रों पर संबंध निर्मित शुरू होते जाते हैं। एक मूलाधार जब दूसरे मूलाधार से संबंधित होता है, तो यौन घटता है। वे दो चक्र हैं, उनके मिलन से यौन घटित होता है, क्षण भर का सुख घटित होता है। जैसे ही मूलाधार से शक्ति भीतर के दूसरे चक्र की तरफ बहना शुरू होती है, दूसरे चक्र पर मिलन घटित होता है, दो चक्र फिर मिलते हैं, लेकिन यह अंतर चक्रों का मिलन है। और तंत्र शुरू हो गया, अंतर मैथुन शुरू हो गया। ऐसे 7 चक्र हैं, और प्रत्येक चक्र पर जब ऊर्जा पहुंचती है, तो गहरे आनंद का अनुभव होता है। और 7वें चक्र पर ऊर्जा के बहने पर परम आनंद का विस्फोट, एक्सप्लोजन हो जाता है। उसके बाद कोई चक्र नहीं है। उसके बाद ऊर्जा परम ब्रह्म से एक हो जाती है। दोस्तों, भूमिका के बाद अनुक्रम दी हुई है। उसके बाद चैप्टर शुरू होते हैं। पहला चैप्टर है संभोग से ब्रह्मचर्य की यात्रा। उसके सूत्र है, मैं पढ़ता हूँ। पहला है, कामालिंगन के आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि पर अवधान दो, और ऐसा करते हुए अंत में उसके अंगारे से बचो। दूसरा है, ऐसे काम आलिंगन में जब तुम्हारी इंद्रियां पत्तों की भांति कांपने लगे, उस कंपन में प्रवेश करो। तीसरा है, आलिंगन के बिना ऐसे मिलन का स्मरण करके भी रूपांतरण होगा। बहुत समय के बाद, ये चौथा है, बहुत समय के बाद किसी मित्र से मिलने पर जो हर्ष होता है ना, उस हर्ष में लीन हो जाओ। भोजन करते हुए या पानी पीते हुए भोजन या पानी का स्वाद ही बन जाओ, और उससे भर जाओ। अब विस्तार से भगवान बताते हैं।
सिगमंड फ्राइड ने कहीं कहा है कि मनुष्य मन के तल पर रुग्ण, बीमार जन्म लेता है। यह आधा ही सत्य है। मनुष्य रुग्ण नहीं पैदा होता है, वह रुग्ण मनुष्यता में पैदा होता है। उसके चारों ओर का समाज देर अबेर प्रत्येक मनुष्य को रुग्ण बना देता है। मनुष्य जन्म से सहज, सामान्य और प्रामाणिक होता है, लेकिन ज्यों ही वह नवजात शिशु समाज का अंग बनता है, उसकी रुग्णताएं आरंभ हो जाती है। हम जैसे हैं, रुग्ण हैं। यह रुग्णता विभाजन से पैदा होती है, गहन विभाजन से। तुम एक नहीं हो, तुम दो हो या अनेक भी हो। यह बात गहराई से समझने जैसी है। तभी हम तंत्र में गति कर सकते हैं। तुम्हारे भाव का केंद्र और विचार का केंद्र टूट गए हैं। दो भिन्न चीजें हैं, दो भिन्न चीजें हो गए हैं। यही बुनियादी रोग है। तुम्हारे भाव का जीवन और विचार का जीवन अलग अलग हो गए हैं, और तुमने अपने विचार के साथ तादात्म्य कर लिया है। भाव से तुम टूट गए हो, और भाव विचार से ज्यादा असली है, ज्यादा यथार्थ भी है। भाव विचार से ज्यादा स्वाभाविक भी है। तुम अपने साथ भावपूर्ण हृदय लेकर आए थे, और विचार तो सिखाया गया है जो संस्कार जन्य है। विचार तुम्हें समाज से मिला है, लेकिन तुम्हारा भाव दमन का शिकार हो गया है। तुम जब कहते हो कि यह मेरा भाव है, तो दरअसल तुम विचार कर रहे हो कि यह मेरा भाव है। भाव मर गया है, और ऐसा कई कारणों से हुआ है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह एक भाव प्रवण प्राणी है। वह चीजों को महसूस करता है। वह अभी विचार करने वाला प्राणी नहीं हुआ है। वह सहज और स्वाभाविक है। वैसे ही जैसे प्रकृति की हर एक चीज, चाहे पेड़ हो या पशु, सहज और स्वाभाविक होती है। लेकिन हम उसे ढांचे में ढालने लगते हैं, संस्कारित करने लगते हैं। उसे अपने भावों को दबाना पड़ता है, क्योंकि भावों को दबाए बिना वह सदा कठिनाइयों में होगा। जब वह रोना चाहता है, तो वह नहीं रो सकता है, क्योंकि उसके माँ बाप को रोना पसंद नहीं है। रोने पर उसकी निंदा होगी, उसे प्रशंसा और प्रेम नहीं मिलेंगे। बच्चा जैसा है वैसा स्वीकृत नहीं है। उसे व्यवहार सीखना होगा। उसे एक विशेष आदर्श जैसा और विशेष ढंग का व्यवहार सीखना होगा। तो ही उसे प्रेम मिलेगा। जैसा वह है वैसा ही रहने पर उसे प्रेम नहीं मिल सकता है। प्रेम पाने के लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा, और वे नियम ऊपर से लादे जाते हैं। वे सहज स्वाभाविक नहीं है। फलतः तुम्हारा सहज और स्वाभाविक जीवन दमित हो जाता है, और अस्वाभाविक, अयथार्थ जीवन ऊपर से ओढ़ लिया जाता है। और यही अयथार्थ, यही नकली तुम्हारा मन है। और एक क्षण आता है कि यह विभाजन, यह बटाव इतना बड़ा हो जाता है कि उसे जोड़ने का भी कोई उपाय नहीं रह जाता है। तुम बिल्कुल भूल जाते हो कि तुम्हारा सच्चा स्वभाव क्या था। तुम जो झूठा चेहरा ओढ़ लेते हो, वही हो जाते हो। मौलिक चेहरा खो जाता है, और तुम मौलिक को महसूस करने से भी डरते हो, क्योंकि जिस क्षण तुम उसे महसूस करोगे, पूरा समाज तुम्हारे विरोध में हो जाएगा। इसलिए तुम खुद भी अपने सच्चे स्वभाव के विरोध में हो जाते हो, और इससे चित्त की बहुत रुग्ण अवस्था पैदा होती है। तब तुम्हें पता नहीं रहता है कि तुम क्या चाहते हो। तब तुम्हें मालूम नहीं रहता है कि तुम्हारी असली प्रामाणिक जरूरत क्या है। और तब तुम अप्रामाणिक जरूरतों के पीछे भागते हो, क्योंकि भावुक हृदय ही तुम्हारी प्रामाणिक जरूरतों का दिशा बोध दे सकता है। जब प्रामाणिक जरूरतें दबा दी जाती है, तो तुम उनकी जगह झूठी जरूरतें पैदा कर लेते हो,
उदाहरण के लिए, तुम ज्यादा भोजन लेना शुरू कर दे सकते हो, तुम खाते चले जा सकते हो, और तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि तृप्ति हुई। यह दरअसल प्रेम की जरूरत है, भोजन की जरूरत यह नहीं है। लेकिन भोजन और प्रेम आपस में गहन रूप से जुड़े हैं। इसलिए जब प्रेम की मांग पूरी नहीं होती है या दमित हो जाती है, तो उसकी जगह भोजन की झूठी जरूरत पैदा हो जाती है, और तुम ज्यादा खाने लगते हो। और क्योंकि जरूरत झूठी है, इसलिए वह कभी पूरी नहीं हो सकती है, और हम झूठी जरूरतों के साथ जीते हैं। यही कारण है कि कभी तृप्ति नहीं मिलती। तुम प्रेम पाना चाहते हो, यह बुनियादी जरूरत है, और यह स्वाभाविक जरूरत है। लेकिन इस जरूरत को गलत आयाम में गतिमान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रेम की इस जरूरत को झूठा रूप मिल जाएगा अगर तुम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुम पर ध्यान दें, तो तुम राजनेता बन सकते हो, तो बड़ी भीड़ तुम पर ध्यान देने लगेगी। लेकिन तुम्हारी असली बुनियादी जरूरत प्रेम पाने की है। इसलिए अगर सारा संसार भी तुम्हें ध्यान देने लगे, तो भी यह बुनियादी जरूरत कभी तृप्त नहीं होगी। वह जरूरत तो एक व्यक्ति भी पूरी कर सकता है, यदि वह तुम्हें सचमुच प्रेम करे, यदि वह प्रेम के कारण तुम पर ध्यान दे। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, तो तुम उस पर ध्यान देते हो। प्रेम और ध्यान में गहरा तालमेल है। लेकिन अगर तुम प्रेम की मांग को दबित कर देते हो, तो वह एक झूठी मांग का रूप ले लेती है। तब तुम दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो। वह तुम्हें मिल भी जाए, तो भी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि मांग झूठी है। स्वाभाविक और बुनियादी मांग के साथ उसका तालमेल अब नहीं रहा। व्यक्तित्व का यही विभाजन रोग है। तंत्र बहुत क्रांतिकारी धारणा है, सबसे पुरानी और सबसे नई भी। तंत्र सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है, और साथ ही वह गैर परंपरावादी भी है, परंपरा विरोधी भी है। क्योंकि तंत्र कहता है कि जब तक तुम अखंड, पूर्ण और एक नहीं हो, तुम पूरे जीवन से चूक रहे हो। तुम्हें विभाजित, खंडित अवस्था में नहीं रहना है, तुम्हें अखंड होना है। इस अखंड होने के लिए क्या करना है? तुम सोच विचार कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। सोच विचार तो विभाजन की विधि है, विचार विश्लेषण है। वह बांटता है, तोड़ता है, भाव जोड़ता है, संश्लिष्ट करता है, भाव चीजों को एक करता है। तुम चिंतन, अध्ययन, मनन करते रह सकते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जब तक भाव केंद्र पर नहीं लौटते, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वह बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब हम भाव के केंद्र के बारे में विचार करते हैं, तो भी बस विचार ही करते हैं। जब तुम किसी को कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो ध्यान रहे कि यह तुम्हारा विचार है या भाव है। अगर वह विचार ही है, तो तुम कुछ चूक रहे हो। भाव अखंड होता है, उसमें तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा सब कुछ संलग्न रहता है। विचार में सिर्फ तुम्हारी बुद्धि संलग्न होती है, वह भी समग्रता से नहीं, बस आंशिक रूप से। वह एक भागता हुआ विचार हो सकता है, अगले क्षण वह विलीन भी हो सकता है। तुम्हारा एक खंड ही इसमें भाग लेता है, और उसी से जीवन में बहुत दुख पैदा होता है। क्योंकि आंशिक विचार से तुम ऐसे वादे करते हो जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है। तुम किसी को कह सकते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और मैं तुम्हें सदा प्रेम करूंगा। यद्यपि वादे का यह जो दूसरा हिस्सा है, वह कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आंशिक विचार ने यह वादा किया है।
इसमें तुम्हारा समूचा अस्तित्व संलग्न नहीं हुआ है। और कल तुम क्या करोगे जब यह खंड विदा हो जाएगा और उसके साथ विचार भी? अब यह वादा बंधन बन जाने वाला है। सार्त्र ने कहीं कहा है कि हर एक वादा झूठा होने को बाध्य है। तुम पूरे नहीं हो, इसलिए तुम्हारे वादों की कोई कीमत नहीं है। एक खंड है जो वादा करता है, लेकिन जब वह खंड सिंहासन से उतर जाएगा और दूसरा उसकी जगह लेगा, तो तुम क्या करोगे? तब कौन वादा पूरा करेगा? और उससे ही पाखंड का जन्म होता है। क्योंकि जब तुम वादा पूरा करने का प्रयत्न करते हो, जब तुम उसे पूरा करने का ढोंग करते हो, तब सब कुछ झूठा हो जाता है। तंत्र कहता है, अपने भीतर भाव के केंद्र पर उतर जाओ। यह उतरना कैसे हो, इसके लिए क्या किया जाए? अब मैं सूत्रों में प्रवेश करता हूँ। ये सूत्र, इनमें से प्रत्येक सूत्र तुम्हें अखंड बनाने का प्रयत्न है।